दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, भले आप इसे देखकर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि आज हम लोग केमिस्ट्री के जो लुसेंट में जो चैप्टर है 9वें 10वें और 11वें 12वें 4 चैप्टर को इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक छोड़ना है, और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है जिसे मिस नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 9वें चैप्टर का नाम है कार्बन और एवं उसके यौगिक। तो इसमें देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा नोट पिंक कलर में, कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु यानी कि उसको जो कलर नहीं होता, जैसे कि चीनी को देखिएगा तो उसमें कोई कलर नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें एनिमल चारकोल मिला दिया जाता है। तो एनिमल चारकोल को याद रखना है, च से हो जाएगा चीनी और च से चारकोल। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा एनिमल चारकोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेंजीन की खोज माइकल फ्राइडे ने 1825 ईस्वी में किया था। उन्होंने इसे बाइकार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन का नाम दिया। आगे चलकर इसे बेंजीन नाम दिया गया। तो इसको हम लोग याद करेंगे एक स्टोरी से। स्टोरी ये है कि मान लीजिए आप हैं और आपकी बहन है। तो आप बहन से बात कर रहे हैं, बहन जी मैं कल फायर किया पंच से बाइक पर। ठीक है, बहन जी मैं कल फायर किया पंच से हो जाएगा 25। ठीक है, बाइक पर से हो जाएगा बाइकार्बोनेट। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये इस ट्रिक के माध्यम से बहुत अधिक दिनों तक याद रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या अगला इम्पोर्टेंट क्या है। दोस्तों, यहाँ पर नोट दिख रहा होगा पिंक बॉक्स में, खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीथीन का और बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इसको याद करना है। जैसे कि पॉलीथीन तो हम खुद ही कहते हैं कि जो भी पॉलीथीन होता है उसमें खाना पैक करते हैं, तो इसको याद हो जाएगा पॉलीथीन। और बरसाती तो पॉलीकार्बोनेट। तो कार वाले ही ना बरसाती पहनते हैं, जो धनिक होंगे उसी के पास ना होगा। तो ऐसे याद रखना है पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखते हैं और आगे क्या इंपॉर्टेंट है। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण टेट्राफ्लोरोइथीन के बहुलीकरण से होता है। टेट्राफ्लोरोइथीन के बहुलीकरण से होता है, जिसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में होता है। जो कढ़ाई होता है न चिपकने वाला, उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में, जो रॉकेट चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, उसी के ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया। किसका? थाइकोल रबर। इसको याद रखना है थाई से। थाई जो होता है जांगो, क्या होता है? ठोस होता है ना, तो उससे याद हो जाएगा। चले दोस्तों, अब देखते हैं क्या याद करना है। इस चार्ट को याद करना, और इस चार्ट में इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। तो जो शुरू में दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है और लास्ट में दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है। यानी कि पेट्रोलियम के प्रभाजों के नाम और उसके उपयोग आपको ज़्यादा करके याद रखना है। बीच वाला स्वतः ही याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग रसोई घर में जो हम एलपीजी सिलेंडर यूज करते हैं उसी को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पेट्रोल या गैसोलीन। तो इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। किस में? मोटर गाड़ी में पेट्रोल आप भी भरवाते होइएगा, बाइक में, और इसका उपयोग स्पिरिट के रूप में भी किया जाता है, याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर है नेफ्ता का उपयोग किया जाता है संश्लेषित रेशे के रूप में। इसको हम इस प्रकार याद रख सकते हैं, नस बोलिए, ठीक है, रेशे। नस जो होता है रेशा होता है, तो इसको इस प्रकार याद किया जा सकता है। नस से हो जाएगा नेफ्ता, से हो जाएगा संश्लिष्ट, और रेशा से हो जाएगा रेशे के उत्पादन में के रूप में किया जाता है। उसके बाद है किरासन तेल। 4 नंबर पर आता है किरासन तेल। इसका उपयोग लैंप में, स्टोव जलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। दिया बाती में भी किरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है 5 नंबर डीजल का उपयोग किया जाता है डीजल ईंधन के रूप में, इंजन के ईंधन के रूप में, यानी कि जनरेटर चलाने के लिए। ठीक है, या बाइक में भी डाला जाता है। स्नेहक तेल का उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और स्नेहक का मतलब होता है एकदम चिकना कर देना।
और उसके बाद है पेट्रोलियम जेली। तो पेट्रोलियम जेली भी होता है, वो भी स्नेहक और दवा बनाने में काम आता है। उसके बाद है दोस्तों paraffin मोम। paraffin मोम यहाँ पर स्वतः ही लिखा हुआ है मोम, तो मोम से मोमबत्ती हो जाएगा। paraffin मोम का उपयोग किया जाता है मोमबत्ती बनाने में और जल रोधी बनाने में, ठीक है। उसके बाद है कोलतार। कोलतार को अलकतरा बोल सकते हैं, ठीक है, और इसका उपयोग किया जाता है सड़क बनाने में। अलकतरा वाला जो सड़क होता है वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो इस प्रकार याद किया जा सकता है और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे हम बता ही देते हैं। ताप परिसर प्राकृतिक गैस का होता है 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे। पेट्रोल गैसोलीन का होता है 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। नेफ्था का होता है 100 से 180। किरासन तेल का 175 से 250 250 बोल सकते हैं। डीजल का होता है 250 से 350। स्नेहक तेल का होता है 350 से 450। पेट्रोलियम जेली का होता है 450 से 500। पैराफिन मोम का होता है 500 से ऊपर। और कोलतार अलकतरा जो होता है अवशिष्ट होता है, यानी कि उसमें से जो छाटा गया होता है वो होता है। सबसे अंत में यही निकलता है अलकतरा। उसके बाद परमाणु कार्बन के अणुओं की संख्या देख ले तो पेट्रोलियम गैस में होता है 1 से 4 तक। और पेट्रोल गैसोलीन में होता है 5 से 10 तक। नेफ्था में होता है 7 से 12 कार्बन के अणु होते हैं। किरासन तेल में होता है 10 से 15। डीजल में होता है 16 से 20। स्नेहक तेल में होता है 20 से 30। पेट्रोलियम जेली में होता है 30 से 35। पैराफिन मोम में होता है 35 से 40। और जो 9 नंबर कोलतार है वो अपशिष्ट होता है और इसका उपयोग अलकतरा के रूप में सड़क बनाने में किया जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों यहीं पर मेरा 9वां चैप्टर खत्म होता है जो भी इम्पोर्टेंट था। उसके बाद 10वें चैप्टर में एंट्री करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ का प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ जिस ताप पर जलना प्रारंभ कर जाएगा वह उसी ताप को उस पदार्थ का प्रज्वलन या ज्वलन ताप कहेंगे, ठीक है। यानी कि प्रज्वलन ताप हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। उसके बाद है दोस्तों ईंधन। ईंधन 2 प्रकार के होता है, ठोस ईंधन और गैसीय ईंधन। ठोस ईंधन, गैसीय ईंधन, एक द्रव ईंधन। 3 प्रकार का होता है, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। तो ठोस ईंधन में दोस्तों आता है लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक। द्रव ईंधन में आता है पेट्रोल, स्प्रिट, डीजल, ईथर, किरासन तेल, अल्कोहल यानी कि दारू शराब, यानी उसमें भी आग लग सकता है। प्राकृतिक गैस। गैसीय ईंधन में एक प्राकृतिक गैस एलपीजी जो हम घर में सिलेंडर में रहता है और उससे खाना बनता है। उसके बाद है कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस और गोबर गैस। प्रोड्यूसर गैस CO N2 होता है, CO+N2 मिल करके प्रोड्यूसर गैस बनता है। उसके बाद है कोयला। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते। इम्पोर्टेंट यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा नोट। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन प्राकृतिक गैस ही है। जीवाश्म ईंधनों में स्वच्छतम मतलब कि सबसे अच्छा ईंधन कौन है? जीवाश्म ईंधन में सबसे अच्छा ईंधन है प्राकृतिक गैस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहीं पर 10वां चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद शुरू करते हैं 11वां चैप्टर की। और जो 11वां चैप्टर आपको दिख रहा है ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है और जिसको मैंने डिटेल से बताया है और समझाया है ट्रिक के माध्यम से भी। लेकिन इस वीडियो में हम इसके मेन पॉइंट को कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। जो ये बेसिकली दिया गया है विद्युत चालकता, यानी कि किसमें ज़्यादा करंट पास होता है उसका क्रम दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा पास होता है चांदी से, उसके बाद तांबा से, उसके बाद एल्युमिनियम से, उसके बाद टंगस्टन से। तो इसको याद रखना है, चाटा एल तंग करबे, यानी कि अगर तंग कीजिएगा तो चाटा लगेगा, ठीक है। तो चा से हो जाएगा चांदी, ता से हो जाएगा तांबा, एल से हो जाएगा एल्युमिनियम और तंग से हो जाएगा टंगस्टन। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ दिख रहा होगा सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम। तो इसको याद रखना है। सबसे भारी धातु, मान लीजिए कोई सामान है जो ओस में बाहर रह गया, ठीक है, तो ओस पड़ेगा तो भारी नहीं हो जाएगा, तो भारी धातु हो जाएगा ओस्मियम। और उसको लाठी मार के झाड़ दीजिएगा उसको तो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, तो लिथियम हो जाएगा। लाठी से लिथियम याद रखना है। और कठोर, सबसे कठोर, क से कठोर, क से क्रोमियम, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते। आगे इम्पोर्टेंट है अयस्क। अयस्क का सांद्रण, मतलब कि जो है शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जाता है अयस्क से, तो उसका अयस्क का सांद्रण किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील जो धातुएं होती है
उसको गलित धातु को यानी कि गले हुए धातु का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो शुद्ध धातु प्राप्त होता है। उसके बाद मध्यम अभिक्रियाशील धातु दो प्रकार की अयस्क रहती है, ठीक है, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। तो कार्बोनेट, इसको कार्बोनेट बोलिएगा तो यहाँ पर कार्बो के बाद नेट रुक करके बोलाता है तो न से आ जाएगा निस्तापन, ठीक है। और सल्फाइड अयस्क सल्फाइड, तो इसको याद रखना आईडी किस वर्जन का है, ठीक है, तो याद हो जाएगा। सल्फाइड अयस्क को भर्जन किया जाता है और कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन किया जाता है। उसके बाद प्राप्त होता है धातु का ऑक्साइड और उसके बाद धातु का अपघटन कराया जाता है, विद्युत अपघटन, जिसके बाद धातु का शोधन होता है, शुद्ध धातु प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर दिख रहा होगा निम्न अभिक्रियाशील धातु। निम्न अभिक्रियाशील धातु में दोस्तों सल्फाइड अयस्क होता है। सल्फाइड अयस्क का क्या आईडी से भर्जन याद किए थे, तो भर्जन होता है, फिर उसके बाद धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसके बाद उसका परिष्करण होता है, तब उसके बाद धातु प्राप्त होता है। उसके बाद होता है अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, जो चरण हम लोग अभी पढ़ा है उसी के बारे में लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी बेसिकली होता है कि कौन से धातु है जो अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु है जो कम क्रियाशील है। तो इस सक्रियता श्रेणी में घटते क्रम में सजाया गया है, यानी कि जिसका क्रियाशीलता ज़्यादा होगा वो ऊपर में होगा और जिसका क्रियाशीलता सबसे कम है वो सबसे नीचे में रहता है। तो सबसे अधिक क्रियाशीलता पोटेशियम का है, फिर सोडियम का। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और ट्रिक है काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे आओ। तो काशीनाथ का काशी से हो जाएगा के से हो जाएगा पोटेशियम, नाथ से हो जाएगा Na, सोडियम काशीनाथ का से हो जाएगा कैल्शियम, माली से हो जाएगा मैग्नीशियम, आलू से हो जाएगा एल्युमिनियम, जरा से हो जाएगा जस्ता, फीके तो Fe से हो जाएगा लोहा, पकाता है तो पकाता, पी से हो जाएगा शीशा, Pb से हो जाएगा शीशा, है से हाइड्रोजन हो जाएगा, कौन से हो जाएगा Cu से हो जाएगा तांबा, है जी से हो जाएगा Hg और हो जाएगा पारा। आगे से हो जाएगा Ag होता है किसका संकेत होता है, चांदी का। आओ से हो जाएगा Au और इसका हो जाएगा सोना, यानी कि सबसे कम क्रियाशीलता सोना में होता है और सबसे अधिक होता है पोटेशियम में। चलिए दोस्तों इसका एक नोट पॉइंट भी है, पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से दोस्तों याद करेंगे। पोटेशियम दोस्तों गांव में देखते होइएगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो पोटे लगा करके रहते हैं, घूमते रहते हैं और ऐसे रहते हैं कि हम फ्री है एकदम, हमारा कोई काम नहीं है, हम एकदम फ्री है, ठीक है। तो इस प्रकार याद हो जाएगा। और चलिए दोस्तों, और एक पिंक बॉक्स यहाँ पर भी है, इसको भी याद करते हैं दोस्तों। धातु और निष्कर्षण की विधि, तो दोस्तों जो ऊपर में आपको दिख रहा है काशीनाथ का माली आलू तक जो है उसका विद्युत अपघटन किया जाता है। उसके बाद है जरा फीके पकाता है, कौन है, ठीक है, कौन है। तो कौन तक याद आ जाएगा, कार्बन के उपयोग से अपचयन कराया जाता है। और उसके बाद है सोना, मतलब चांदी और सोना का प्राकृतिक अवस्था में ही उपस्थित रहते हैं, यानी कि इसका संश्लेषण भी नहीं किया जाता है, यानी कि शुद्ध अवस्था में ही प्राकृतिक अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों है यसद लेपन, लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि जो बीज लग जाता है लोहा में उसे सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को ही यसद लेपन कहते हैं। जो जस्ता धातु होता है उसका लेप चढ़ा दिया जाता है धातु लोहे और इस्पात पर जंग से सुरक्षित रखने के लिए। उसके बाद दोस्तों दिख रहा होगा यहाँ पर कैलोमीटर एवं तड़ित चालक तांबा का बना होता है, कैलोमीटर और तड़ित चालक जो है तांबा का बना होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग अभी प्रमुख धातु एवं उनके अयस्क याद करने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सोडियम आपको दिख रहा होगा, तो दोस्तों जो सोडियम होता है वो नमक होता है, NaCl आपको याद ही होगा जो साधारण नमक होता है। तो NaCl तो साल्ट से हो जाएगा नमक, तो सोडियम हो जाएगा इसका अयस्क, सोडियम का अयस्क हो जाएगा साल्टपीटर, सिली साल्टपीटर। उसके बाद साधारण नमक सोडियम का ही है, ठीक है। उसके बाद है तो दो तो याद हो चुका है और दो को याद करना है। तो मान लीजिए दुकान वाला आपको कह रहा है कि नमक का बोरा ले जाइए, तो आप कहिएगा बोरा तो ना चाहिए, एगो दे दीजिए ना, बोरा लेके क्या होगा, तो बोरा तो ना चाहिए, तो बोरा से हो जाएगा बोरेक्स, तोना से हो जाएगा ट्रोना, ठीक है। उसके बाद है एल्युमिनियम को याद करेंगे, एल्युमिनियम तो एल्यूमिनाइट जो है एल्युमिनियम से मिलता जुलता है, ये याद हो जाएगा। उसके बाद हम ट्रिक बनाए हैं कोरा खाओ फिर कढ़ाई बंद करो, यानी कि कोड़ो मार दिया, ठीक है, और फिर चिल्लाना बंद करने के लिए बोल रहा है, तो इसको याद करेंगे। कोरा से हो जाएगा
ठीक है, कोरा से हो जाएगा कोरंडम, ठीक है, कोरा से हो जाएगा कोरंडम, खाव से हो जाएगा खाव से हो जाएगा काओलिन, ठीक है। उसके बाद फिर से हो जाएगा फ हो जाएगा तो फ से हो जाएगा फेल्सपर, ठीक है। उसके बाद है क्राई, क्राई से हो जाएगा क्रायोलाइट। उसके बाद है बंद, बंद किस में कीजिएगा तो बक्सा में कीजिएगा तो बॉक्साइट। उसके बाद दोस्तों चलते हैं पोटेशियम पर। पोटेशियम को याद करना है, ठीक है। पोटेशियम क्या याद रखना है, पीटिएगा किसी को तो कानने लगेगा, ठीक है। पीटा तो कानने लगा, ठीक है। पीटा 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 तो पीटा से हो जाएगा पोटेशियम, तो कानने लगा तो कान से हो जाएगा कार्नेलाइट, और न से हो जाएगा नाइटर। उसके बाद दोस्तों है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को याद करना है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम मिलता जुलता है, ये याद हो जाएगा। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर जो मैग्नीशियम का अयस्क इम्पोर्टेंट हुआ है डोलोमाइट, और जो डोलोमाइट अयस्क है वो कैल्शियम का भी अयस्क है, तो इसको याद करेंगे काशी में डोलो मगन होके, काशी में डोलो, काशी में डोलो, काशी में डोलो मगन होके, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में भी डोलोमाइट आता है, दोनों में है। उसके बाद है कैल्शियम, तो कैल्साइट मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। और कैल्शियम मैग्नीशियम तो ये भी मिलता जुलता है, याद हो जाएगा, कैल्शियम का अयस्क है। उसके बाद है एस्टोनिशियन, एस्टोनिशियन एस्टोनिशिनाइट, याद हो जाएगा। उसके बाद है सीले, तो सील जो होता है सीले से हो जाएगा सील, सील यानी कि पत्थर, अब पत्थर से होता है स्टोन, स्टोन यानी कि स्टोनियम, स्टोन यानी स्टोन होता है पत्थर का इंग्लिश, और स्टोनियम का जो है अयस्क होता है सिलेटाइल, सिलेस्टाइल। तो मिला करके ऐसे याद कीजिएगा तो अधिक दिनों तक याद रहता है। उसके बाद 7वें नंबर है पे तांबा, तांबा को याद करेंगे कॉपर ग्लास ग्लांस, तो कॉपर तो तांबा को ही कहा जाता है, याद हो जाएगा। कॉपर पाइराइट, इसको कॉपर है, इसमें आ गया तो कॉपर है। क्यू पर क्यू सी यू से होता है, क्यू होता है, तो ये भी तांबा का है अयस्क है। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट है जो लूसेंट में नहीं था वो हमने लिख दिया है, वो है मिलेकाइट। तो मान लीजिए आपको कोई कह रहा है मिलो तो काट दूंगा, मिले तो काट दूंगा, तो आप काँप उठिएगा ना, तो काँप उठिएगा तो हो जाएगा कॉपर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे कौन सा अयस्क और धातु इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए एक और है जो लूसेंट पे नहीं था, वो हमने लिख दिया मुन्नेजाइट अयस्क है, जो किसका अयस्क है तो थोरियम का। दोस्तों मुन्नो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक थोड़ा है कि नहीं है, बहुत थोड़ा है, तो थोड़ा सा हो जाएगा थोरियम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, लूसेंट में देखते हैं। 8वें नंबर पर है सिल्वर, तो सिल्वर मिलता जुलता है रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर, तो याद हो जाएगा, इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों पायरा गाइराइट, इसको याद करेंगे हम लोग सुंदरता पा गई, सुंदरता पा गई। तो धातु में कौन है जो सुंदरता पा गई, सबसे सुंदर कौन है तो चांदी, तो पा गई से हो जाएगा, पास हो जाएगा पायरा, और गई से हो जाएगा गाइराइट, ठीक है। उसके बाद है सोना, सोना को इस प्रकार हम याद करेंगे, देखिए काल्वेराइट, काल्वेराइट जो दिख रहा है तो काले नाइट, इसको याद रखना है काले नाइट, काले नाइट, काले नाइट में क्या करना चाहिए सोना चाहिए, ठीक है, तो सोना चाहिए तो सोना हो जाएगा काल्वे नाइट। उसके बाद है सिल्वे नाइट, सिल्वे इसमें तो सिल्वर आ गया, तो सिल्वे नाई, ये खुद बोल रहा है कि हम सिल्वर नहीं है तो क्या होगा सोना होगा। उसके बाद दोस्तों है बेरियम, तो बेरियम बेराइट मिलता जुलता है। उसके बाद है जिंक, तो जिंक से जिंक प्लेट मिलता जुलता है, जिंकाइट भी इसका मिलता जुलता है। उसके बाद है कैलोमाइन, इसको हम लोग याद करेंगे काला मेरा जींस, कोई पूछ रहा है कि काला जींस किसका है तो आप कहिए काला मेरा जींस है, काला मेरा जींस है, जींस से हो जाएगा जिंक, और काला से हो जाएगा कैले, माइन मीन्स मेरा होता है, आप लोग इंग्लिश पढ़े होइएगा तो जानते होइएगा। उसके बाद है पारा, इसको हम लोग एक टेबलेट बहुत ही फेमस है पैरासीटामोल, बुखार का टेबलेट, उसी से याद करेंगे पैरासीटामोल, सी आ गया तो सीने बार, पारा का जो एस्क होता है वो सीने बार होता है, पैरासीटामोल से याद हो जाएगा। उसके बाद है टीन जो आपको दिख रहा है, टीन को हम लोग इस प्रकार याद रखेंगे, जो होली होता है ना तो हमारे इधर है कुछ लोग हैं जो देसी टीन बजाने लगता है, मतलब कि हम लोग टीन बजाने लगते हैं, सब ढोलक बजाता है तो हम लोग टीन बजाने लगते हैं, ठीक है। देसी ठीक है, देसी से केसी हो जाएगा, केसी टेराइट, टीन का जो एस्क हो जाएगा देसी केसी टेराइट, ठीक है। उसके बाद है लेड, इसको याद हम लोग करेंगे, गए ना लेड से क्या मिला, मतलब कि कोई आपको अथी दे रहा है
ठीक है, दुश्मनी निकाल रहा है। गैनालेट से क्या मिला, तो गैने, तो गैना गैनालेट से तो हो जाएगा गैलना, और लेट से हो जाएगा लेड। उसके बाद है एंटीमनी स्टीबनाइट, एंटीमनी स्टीबनाइट, इसका ट्रिक नहीं बन पाया है, एंटीमनी स्टीबनाइट। उसके बाद है कैडमियम। तो मान लीजिए कोई कहेगा आपको कि कैद कर लेंगे हम, ठीक है, आपको कैद कर लेंगे, तो आप क्या बोलिएगा, एग्रीनो, हम सहमत नहीं है, एग्रीनो। एग्रीनो से हो जाएगा ग्रीनोकाइट, ग्रीनो, एग्रीनो से हो जाएगा ग्रीनो, और ग्रीनो से हो जाएगा ग्रीनोकाइट, ठीक है। कैडमियम का हो जाएगा ग्रीनोकाइट। उसके बाद है बिस्मथ, तो बिस्मुथाइट, ठीक है, बिस्मथ का मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। उसके बाद है लोहा, तो लोहा को हो जाएगा, लोहा बोलता है क्या कि हम टाइट है, हम क्या है, हम टाइट है, तो हो जाएगा हेमाटाइट। उसके बाद मैग्नेट, मैग्नेट में जो है लोहा पाया जाता है, ये तो याद ही होगा आप लोगों को। और आयरन मीन्स होता है, आयरन मीन्स लोहा होता है, ठीक है, तो आयरन पाइराइट जो है लोहा का अयस्क हो जाएगा। उसके बाद है कोबाल्ट, तो दोस्तों कोबाल्ट को हम इस प्रकार याद रखेंगे, बाल्ट, बाल्ट से हो जाएगा बाल्टी, ठीक है, बाल्ट और बाल्टी मिलता जुलता है। और को से हो जाता है कचरा, कचरा का बाल्टी बोलिए, कचरा का बाल्टी से क्या होता है, स्मेल टाइट आता है, एकदम महक के आता है, तो याद हो जाएगा कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट का एस्क जो है स्मेल टाइट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते आगे है निकेल, तो निकेल को हम याद करेंगे निकल जा। मान लीजिए आप लेट से गए कहीं पर और वो आपसे सीनियर है, वो कहेगा कि निकल जा, मिल राइट टाइम पर, मतलब कि राइट टाइम पर, सही टाइम पर मिलो, ठीक है, तो मिलो राइट टाइम पर, तो मिलो राइट टाइम से हो जाएगा, मिलो राइट से हो जाएगा मिले राइट, निकल जा, निकल जा से हो जाएगा निकेल, तो निकेल का एस्क हो गया मिले राइट। उसके बाद है क्रोमियम, तो क्रोमियम का क्रोमाइट मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों है मैग्नीज, मैग्नीज का है दोस्तों याद करेंगे, मैं गणित से मिलते ही रोलियो, मैं गणित से मिलते ही रोलियो, तो मैं गणित से हो जाएगा मैग्नीज, से मिलते, तो से मिलते से हो जाएगा सिलो मिलन, मिलते मतलब मिलन हो गया। उसके बाद रोलियो, रोलियो तो हो जाएगा पाइरोलियोसाइट, ठीक है। उसके बाद है यूरेनियम, यूरेनियम का दोस्तों होता है मतलब कोई कह रहा है रे नियम टाइट है, पिच ब्लेड, मतलब कि यहाँ के नियम टाइट है, रे नियम टाइट है, पिच ब्लेड, ठीक है, टाइट है से हो जाएगा कार्नेटाइट। उसके बाद पिच ब्लेड से हो जाएगा पिंच ब्लेड, जो है यूरेनियम का एस्क। इसी के साथ दोस्तों धातु चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अगले चैप्टर अधातु में, इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिंक बॉक्स में, दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। दलहनी पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को संग्रह करता है कौन, राइजोबियम जो है नामक जीवाणु पाया जाता है दलहन के पौधा में, मतलब कि दाल के जो पेड़ पौधे होते हैं सिर्फ उसी में पाया जाता है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे क्या है, तड़ित के कारण भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनते हैं, तड़ित के कारण, ठीक है, तड़ित के कारण भी क्या होता है, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या कहते हैं, वाहन से निकलने वाले प्रदूषित गैस में रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको विषैली प्रकृति को कौन खत्म कर देता है, तो कार्बोलिक अम्ल समाप्त कर देता है विषैली प्रकृति को। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है CO2, यानी कि जो पृथ्वी पर जो गर्मी बढ़ रहा है उसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो CO2। इसी के साथ दोस्तों अधातु चैप्टर एक बचा हुआ है। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय रैमजो को जाता है, रैमजो, हम इसको दोस्तों याद किए थे राम जी से, ठीक है, अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय राम जी को जाता है, हम ये इस प्रकार याद किए थे, याद हो गया था, आप लोग भी याद कर सकते हैं। अक्रिय गैस उसको कहते हैं जैसे कि हीलियम नियॉन जो है उधर नहीं रहता है सबसे लास्ट में आवर्तनिक, उसी को कहते हैं अक्रिय गैस। उसके बाद है वायु के साथ विस्फोट मिश्रण बनाने के कारण वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन के उपेक्षा बढ़िया दी जाती है, यानी कि हीलियम को जो है ना हाइड्रोजन से ज़्यादा पैक किया जाता है, किस में, गुब्बारे में, जो गुब्बारा आसमान में नहीं उड़ता रहता है उस गुब्बारे में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट, इसमें देखो तो आपको दिख रहा होगा ब्लीचिंग पाउडर बूझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे
तैयार किया जाता है? तो बूझे चूने यानी कि CaOH हल्टवाइज को क्लोरीन गुजार करके तैयार किया जाता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को कैसे तैयार किया जाता है? तो क्लोरीन गुजार करके, किस पर से? बूझे चूने पर से। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल एंटासिड का मुख्य तत्व मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जो पेट में जो गैस बन जाता है उसको खत्म करता है, पेट की अम्लीयता को खत्म करता है। दोस्तों इसी के साथ 9, 10, 11 और 12 चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। धन्यवाद आपका जो आपने यहाँ तक देखा।